कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट जो हमारा हिस्ट्री का लेक्चर हुआ था, उस हिस्ट्री के लेक्चर में हमने जो मोमेंट देखना शुरू करा था, प्रतिक्रिया देखनी शुरू करी थी, वो प्रतिक्रिया के हम दूसरे पायदान पर आ चुके थे, अर्थात किसानों के द्वारा जो प्रतिक्रिया दी गई थी उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। आज के लेक्चर में हम किसानों के द्वारा की गई जो शेष प्रतिक्रिया अर्थात जो शेष आंदोलन थे, उन शेष आंदोलनों को पढ़ेंगे और साथ में 1857 की क्रांति को भी हम कहीं ना कहीं शुरू करने की कोशिश करेंगे। और जब शुरू करने की कोशिश करेंगे तो हम एक बड़े चैप्टर को हम खत्म कर चुके रहेंगे जो मॉडर्न इंडिया का महत्वपूर्ण रहता है। इसके बाद में जो पढ़ने का रहेगा, वो पढ़ने के लिए जो चीजें रहेंगी वो हमें लगातार पढ़ना पड़ेगा। परंतु मैं आपसे ये बात हमेशा कह दूं और हमेशा मैं बताता हूँ मेरे स्टूडेंट को कि पहले जो पढ़ा हुआ है 1857 के पहले उन बातों को यदि आप हमेशा जहन में रखोगे तो वो चीजें हमेशा इम्पैक्ट कहीं ना कहीं प्रभाव बनाती है आगे के चैप्टरों में। तो आप पहले के लेक्चर अगर उसको ध्यान से पढ़कर समझ के एक कहानी के रूप में अगर समझने की कोशिश करोगे, जिस प्रकार से मैंने आपको बताने की कोशिश की, तो हमेशा 1857 के बाद में क्या क्या हुआ वो हमेशा आपको समझ में आते रहेगा। नहीं तो समझने की जो बातें रहती है वो लेट समझ में आती है, समय गुजर गया होता है। तो हमें थोड़ी सी इस बात पर अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होती चलेंगी। तो हम किसानों के द्वारा जो विद्रोह किया गया था, किसानों के द्वारा जो आंदोलन किए गए थे, उन आंदोलन में अब हम आते हैं एक प्रमुख आंदोलन 1917 का चंपारण आंदोलन। अब ये चंपारण आंदोलन जो है ये फेमस हुआ गांधी के कारण, क्योंकि गांधी के द्वारा किया गया ये पहला भारत में व्यापक आंदोलन था। अब बात यह आती कि ये आंदोलन के कारण क्या थे। कारण की अगर बात करें तो एक पद्धति थी जिसे कहा जाता था 3 कठिया। ये 3 कठिया पद्धति के कारण किसानों का लगातार शोषण हो रहा था। ये 3 कठिया पद्धति में क्या था कि इस पद्धति के अंतर्गत खेत को 3 भागों में बांटना पड़ता था और खेत को 3 भागों में बांटकर उनमें से वो 2 भागों पर किसान जो रहता था वो अपने हिसाब से खेती कर सकता था, परंतु एक खेत के एक टुकड़े पर, एक भाग पर उसे नील की खेती करनी पड़ती थी। और ये नील की खेती जो होती थी, इस नील की खेती का जो उपज होता था वो नील खेती के जो मालिक रहते थे, जो इस खेती करने के लिए बाध्य करते थे अंग्रेजी व्यक्ति, वे लगातार इस नील की खेती करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। परंतु जब सिंथेटिक नील की डिमांड बढ़ने लगी तो प्राकृतिक नील की डिमांड कम होने लगी। तो इस खेती में क्या होता था कि 3 भागों में बांटने के बाद में जो एक भाग पर नील की खेती की जाती थी, इस नील की खेती में भविष्य में जो भी उत्पादन होगा उसका अग्रिम भुगतान ये लोग किसानों को कर देते थे। जब ये लोग किसानों को करते थे अग्रिम भुगतान, वो अग्रिम भुगतान अनुमान के आधार पर होता था। वो अनुमान बहुत गलत होता था और बहुत कम होता था, जिसके कारण लगातार क्या हो रहा था, शोषण हो रहा था। और जब लगातार शोषण हो रहा था और जब नील की खेती और नील की मांग कम होने लगी सिंथेटिक नील के कारण, तो किसान इस अनुबंध से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। परंतु जब अनुबंध से बाहर निकलने की कोशिश में वो बाहर निकलने के लिए जब तैयार कर होने लगा, तो उस समय में नील मालिकों के द्वारा बड़े पैसे की मांग की जाने लगी। जब बड़े पैसे की मांग की जाने लगी तो फिर किसानों के द्वारा आंदोलन किया गया बिहार के चंपारण में, जिसे कहा गया चंपारण आंदोलन। ये चंपारण में गांधी जुड़े, गांधी आए थे 1915 में गांधी का आगमन हुआ। और गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे जिनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने कहा था कि यदि आप भारत में एक बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा करना चाहते हो तो आपको भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता और भारत के लोगों के नेचर को समझना चाहिए, इसलिए आपको भारत की यात्रा करना चाहिए। इसी दौरान भारत की यात्रा के दौरान उन्हें विभिन्न प्रकार की संस्कृति और लोगों से मेल मिलाप और मिलने जुलने का कहीं ना कहीं मौका मिला। और इसी दौरान उन्हें पता चला कि जो जमींदार वर्ग थे वो भी किसानों का शोषण कर रहे थे। तो उनके दिमाग में जमींदारों के प्रति जो भावना थी वो नकारात्मक थी।
पर जब चंपारण आंदोलन, जब 1916 के कांग्रेस अधिवेशन के बाद जब चंपारण आंदोलन के बारे में उन्होंने सुना, तो यहाँ पर सुनकर वो वहां जाने से अपने आप को रोक नहीं सके, क्योंकि इस आंदोलन का जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था वो एक जमींदार था। और ये जमींदार के होने के कारण, और जमींदार जो पहले शोषक वर्ग था, जब ये शोषक वर्ग ही जब किसानों की मदद करने के लिए आ रहे, तो उन्होंने देखा कि शायद ये मुद्दा गहरा होगा, और इसी के कारण वो चंपारण पहुंचे। और चंपारण पहुंचने के साथ में उनके साथ कई प्रमुख व्यक्ति पहुंचे, जिसमें से एक जो हमारे पहले राष्ट्रपति बने, जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो भी उनके साथ पहुंचे। राजकुमार शुक्ल वो जमींदार थे। तो हमें ये पता चल गया कि गांधी क्यों पहुंचे। इस आंदोलन का प्रभाव ये रहा कि सरकार को इस आंदोलन के प्रति नतमस्तक होना पड़ा और एक कमेटी का निर्माण करना पड़ा। और कमेटी ने यह माना कि भैया जो बगान मालिक थे उनके द्वारा लगातार शोषण किया जा रहा था किसानों का, तो भैया बेहतर मुआवजा दिया जाए। मुआवजा देने की बात हुई, और पहली बार था जो आंदोलन करने वाले व्यक्ति संस्थागत रूप से कार्य करने लगे, और गांधी जी की जो ख्याति थी पूरे भारत में बढ़ने लगी। ये प्रभाव पड़ा, और इससे प्रभावित होकर उस समय के प्रमुख लेखक डॉक्टर, अगर मैं उनको नाम बोलूं, तो जिनको पहला नोबेल पुरस्कार भारत के क्षेत्र में मिला, जिनका नाम था डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर, इनके द्वारा इसी समय में महात्मा की उपाधि भी गांधी को दी। ये था चंपारण। चंपारण 1917 में हुआ, और 1917 में चंपारण के बाद में गांधी की जब ख्याति बढ़ने लगी, तो खेड़ा, गुजरात के खेड़ा क्षेत्र में 1918 में गांधी के द्वारा एक दूसरा आंदोलन भी किया गया, जिसका नाम था खेड़ा आंदोलन। ये खेड़ा आंदोलन का उद्देश्य किसानों की, अब किसान आंदोलन है तो स्वाभाविक रूप से किसान शोषण को कम करना, यही उद्देश्य रहा होगा। ये उस समय अगर तात्कालिक कारण क्या है, तो तात्कालिक कारण का प्रमुख जो तात्कालिक कारण था सूखा पड़ना, और सूखा होने के बावजूद भी कर की राशि में कमी नहीं करना, और कमी नहीं किए जाने के कारण किसान कहीं ना कहीं निराश हुए, कहीं ना कहीं असंतुष्ट हुए, और वो आंदोलन के अग्रसित हुए। जब उनके द्वारा आंदोलन किया गया तो उससे आकर जुड़ गए गांधी, और गांधी के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया, जिसके बाद गांधी की ख्याति पश्चिम भारत के क्षेत्र में भी होने लगी। ये गांधी के द्वारा किए गए प्रारंभ में दो प्रमुख आंदोलन थे। इसी के बाद में एक प्रमुख नेता जो खेड़ा आंदोलन से ही उभर कर आ चुका था, जिसका नाम था वल्लभ भाई पटेल साहब, उनके द्वारा एक प्रमुख आंदोलन का नेतृत्व किया गया। मैं नेतृत्व करने की बात कर रहा हूं, और वो था 1928 का बारदोली आंदोलन। ये बारदोली आंदोलन एक प्रमुख आंदोलन था, जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। इस आंदोलन का उद्देश्य भी वही था जो पूर्व के आंदोलनों का रहा। किसान असंतुष्ट, और किसानों के द्वारा क्या किया गया, आंदोलन किया गया। इस आंदोलन की दो प्रमुख बातें रही। पहली प्रमुख बात यह रही कि इस आंदोलन को वल्लभ भाई पटेल ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन बनाने की कोशिश की गई, और राष्ट्रीय आंदोलन बनाने की कोशिश के कारण उनका पहली बार नेतृत्व निखर कर सामने आया। और जब निखर कर सामने आया तो उसी के कारण वहां की महिला के द्वारा इन्हें सरदार की उपाधि दी गई। तो किसकी उपाधि मिली, सरदार की उपाधि किसके द्वारा दी गई, इस बारदोली क्षेत्र की महिला के द्वारा। दूसरा, इसी समय में गांधी जी ये समझ चुके थे कि भारत में अगर राष्ट्रीय आंदोलन को और बढ़ाना है तो छोटी छोटी जनजातियों को भी कहीं ना कहीं अपने साथ में जोड़ना है। और इसी द्वारा उनके द्वारा जो वनों में रहने वाली जो जनजाति थी, वनपराज कहा जाता था, उन्हें नया नाम दिया गया, जिन्हें वनपराज, उन्हें नया नाम दिया रानी पराज। तो आपको दो नाम दिखेंगे। मैंने रानी गौडियली के बारे में बताया था, जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था, और रानी पराज ये गांधी जी के द्वारा दिया गया था। कौन से आंदोलन के समय, बारदोली आंदोलन के समय में। किसे दिया गया था, एक जनजाति को जो गुजरात के क्षेत्र में रहती थी और पहाड़ों के नीचे। उन्हें आंदोलन में सम्मान के साथ बुलाने के लिए उनके द्वारा ये काम किया। यहां से गांधी जी का दृष्टिकोण बदलता भी गया। आगे हम पढ़ेंगे कि हरिजन सेवा सदन की उनके द्वारा स्थापना की गई। हम पढ़ेंगे कि गांधी जी का दृष्टिकोण किस प्रकार से बदला, उसका कारण क्या था, वो हम गांधी जब पढ़ेंगे
चैप्टर ही है गांधी, तो हम उस समय पढ़ने की कोशिश करें। इसी दौरान 1928 के बाद में उत्तर भारत के क्षेत्र में कई किसान आंदोलन हुए हैं, जिसमें से एक आंदोलन का नाम था एका आंदोलन। ये एका आंदोलन की खास विशेषता थी कि पानी हाथ में लेते थे, पानी हाथ में लेकर गड्ढे में डालते थे और प्रण लेते थे कि हम कर नहीं देंगे। ये एक आंदोलन था। अखिल भारतीय किसान सभा, जिसकी स्थापना सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य था कि किसानों को जमींदार के शोषण से निकालना। इसकी पहली जो बैठक हुई 1935 में हुई। परंतु ये किसान आंदोलन लगातार चलते रहे, परंतु उसके बावजूद भी एक प्रमुख आंदोलन था, जो आंदोलन किसान आंदोलन के रूप में तो खड़ा हुआ, परंतु आगे चलकर वो धार्मिक आंदोलन में बदल गया, जिसका नाम था मोपला आंदोलन। कौन सा आंदोलन था? मोपला आंदोलन। यह आंदोलन हुआ था बेटा 1921 के करीब करीब, और ये केरल के क्षेत्र में। केरल के क्षेत्र में जो किसान थे वो मुस्लिम बहुल थे, और जो जमींदार थे वो हिंदू बहुल थे। तो इन दोनों के द्वारा साठगांठ बनाकर ब्रिटिश सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए आंदोलन चलाया गया। परंतु ब्रिटिश सरकार के द्वारा बांटो राज करो की नीति पर शासन किया जा रहा था। तो इसी दौरान उनके द्वारा कुछ ऐसे कृत्य किए गए जिसके माध्यम से मोपला जो मुस्लिम किसान थे, उनके मन में यह भावना आई कि भैया हिंदू जो है वो अंग्रेजों के समर्थक बनते जा रहे हैं और हमें अकेले करते जा रहे हैं। तो इसके बाद में जो ये किसान आंदोलन शुरू हुआ 1921 में, मोपला आंदोलन, जिसको गांधी के द्वारा भी सहयोग दिया गया था, जिसको मुस्लिम लीग के द्वारा भी सहयोग दिया गया था, परंतु धीरे 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 वो सांप्रदायिक रंग चढ़ता चले गया। इसलिए ये किसान आंदोलन तो था, आगे चलकर मोपला आंदोलन किस रूप में बदल गया? सांप्रदायिक आंदोलन में। इसलिए मैं इसको लास्ट में बताने वाला था, परंतु सोचा कि अभी ही बताकर इसको हम आगे समेटते चलते। इसी के बाद में एक और आंदोलन हुआ। यह आंदोलन 1946 में हुआ। 1946 में होने का कारण प्रमुख रूप से अगर मैं ये बताऊं, जो जमींदार थे उनकी प्रवृत्ति में चेंज, क्योंकि कांग्रेस के द्वारा एक घोषणा की गई थी। उस आंदोलन का नाम था तीन भागा। तीन भागा आंदोलन हुआ। तीन भागा आंदोलन का प्रमुख कारण था, नाम से पता है कि जो जमींदार थे वो जमीन के मालिक होते थे, और जमींदार जमीन के मालिक हो जाने के बावजूद वो खेती नहीं करते थे प्रत्यक्ष रूप से। वो बटाई से अपनी जमीन देते थे और किसानों के द्वारा खेती की जाती थी, और खेती करने के बाद में जो मिलता था उसका 2/3 भाग वो जमींदार को देते थे, 1/3 भाग खुद रखते थे। मतलब जो खेती करता था, जो मेहनत मजदूरी करता था, उसको अपनी आय, अपने कार्य की तुलना में कम जब आय मिलने लगी तो उनमें कहीं ना कहीं हीनता की भावना आने लगी। जब हीनता की भावना आने लगी तो उनके द्वारा यह बोला गया कि अब हम 2/3 भाग अपने पास रखेंगे, 1/3 भाग किसे देंगे? जमींदार को। तो ये आंदोलन चला बिहार के क्षेत्र में, और नाम दिया गया तीन भागा। ये तीन भागा आंदोलन का समर्थन कांग्रेस के द्वारा भी किया गया। तो 1946 में यह आंदोलन चला, और बहुत प्रमुख आंदोलन था और बहुत मजबूत आंदोलन था। इस आंदोलन को आप समझिए। इसी के बाद में जो आजाद भारत का सबसे लंबा चलने वाला छापामार किसान आंदोलन। छापामार का मतलब क्या होता है? छापामार या गोरिल्ला युद्ध पद्धति। गोरिल्ला युद्ध पद्धति, छापामार, जिस प्रकार से आप नक्सलाइट को पढ़ते हो वैसा ही नक्सलाइट क्या रहते हैं? छुपते, वॉर करते सॉरी वॉर करने के बाद में पीछे हटते, फिर छुप जाते। वैसे ही छापामार, इस पद्धति को छापामार पद्धति कहा जाता है। तो ये आंदोलन हुआ था तेलंगाना के क्षेत्र में, और तेलंगाना के क्षेत्र में आंदोलन होने का प्रमुख कारण था उस समय के तेलंगाना का जो क्षेत्र था वो एक रियासत के अंतर्गत आता था जिसका नाम था हैदराबाद। और हैदराबाद रियासत के अंतर्गत आने के कारण जो निजाम था वो निरंकुश था, उसकी बातें ही कानून थी, उसकी बातें ही शासन थी। तो इसके कारण किसानों के ऊपर लगातार दबाव बनते जा रहा था और वो अपने आप को शोषित महसूस कर रहे थे।
और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो चुका था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण लगातार वस्तु की कीमत बढ़ती जा रही थी। लगातार वस्तु की कीमत बढ़ने के कारण महंगाई आसमान पर थी, परंतु जो कर की दर थी उसको कम नहीं किया गया। और यही कारण रहा कि वहां पर किसानों के द्वारा आंदोलन किया गया, जो आजाद भारत का सबसे लंबा चलने वाला छापामार किसान आंदोलन था, जो 1946 से लेकर 1951 तक के चला। कहां पर? हैदराबाद रियासत में। ये थे हमारे कुछ प्रमुख किसान आंदोलन जिसे हमने देखने की कोशिश की। मुझे लगता है कि आपको थोड़े किसान आंदोलन समझ में आए होंगे, और आने के बाद मैं इसी पर से दो प्रश्न आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। पहला प्रश्न, बारडोली आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? दूसरा प्रश्न, नील विद्रोह जो किया गया था, इसका प्रमुख कारण क्या था? तीसरा, गांधी के द्वारा गुजरात के क्षेत्र में जो प्रथम किसान आंदोलन किया गया था, उसका नाम क्या था? ये तीन प्रश्न किसान आंदोलन से हमें पूछने की कोशिश की। अब इसके बाद आता है एक महत्वपूर्ण, जो कहीं ना कहीं विभाजक का कारण बने, जो भारत में राष्ट्रवाद को बढ़ाने का कारण बने, वो घटना जिसको हर इतिहासकार के द्वारा अपने अपने हिसाब से परिभाषित करने की कोशिश की। किसी ने इसको राष्ट्रीय आंदोलन कहा, किसी ने इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, किसी ने इसको दो धर्मों के बीच युद्ध कहा, किसी ने इसको सभ्य और असभ्य लोगों के बीच का द्वंद्व कहा, किसी ने इसको सैनिक विद्रोह के नाम से नाम दिया। हम उस घटना के बारे में पढ़ने की कोशिश करें, और उसका नाम है 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह हम एक एक करके हर पॉइंट को पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कारण, क्या कारण है? दूसरा, विस्तार, कहां कहां पर हुआ? तीसरा, प्रमुख नेता, मतलब नेतृत्व करते कौन कौन थे? उसके बाद में प्रभाव, सकारात्मक और नकारात्मक। इन बातों को हमें पढ़ना है 1857 के विद्रोह। और कभी कभार स्वरूप भी, मतलब प्रकृति भी पूछने की कोशिश करते हैं। प्रकृति या स्वरूप क्या था? सैनिक स्वरूप था, किसानों का विद्रोह था, या फिर जनजाति का विद्रोह था? वो ऐसे प्रश्न पूछने की कोशिश करता है। अब हम आते 1857 का विद्रोह। आपको हमने 1857 का विद्रोह बता रहे, परंतु उसके पहले हमने कई सारे मूवमेंट आपको पहले ही बता दिए। किसान विद्रोह आपको मैंने बता दिया, जनजाति विद्रोह बता दी। तो मतलब ये तो समझ में आ गया कि 1857 के पहले भी विद्रोह हुए। पहाड़िया विद्रोह आपने पढ़े। उसके अलावा भी कई सारे ऐसे विद्रोह हुए जो ब्रिटिश सत्ता को समय समय पर उनकी जड़ों को हिलाने का काम किया। इसके कारण कुछ इतिहासकारों ने इसका कारण कुछ और बताया, कुछ और बताने की कोशिश की, और उसको परिभाषित भी अलग ढंग से करने की कोशिश की। पर अगर हम कारणों की बात करें तो ये कारण बहुत लॉन्ग टर्म है। पीछे अगर बहुत पीछे जाएंगे तो हम उस कारण को समझ पाएंगे। केवल चर्बी युक्त कारतूस का उपयोग में अगर हम 1857 के विद्रोह को देखेंगे तो हम केवल इसको एक सैनिक विद्रोह के रूप में ही परिभाषित कर पाएंगे। पर जब हम और भी कारणों को हम शिनाख्त करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये विद्रोह क्यों था। इसमें एक और पॉइंट जोड़ दीजिएगा, मुझे अभी आया, असफलता के कारण। तो हम कारण देख रहे थे कि क्यों हुआ। तो अंग्रेजों के द्वारा
अपने साम्राज्य विस्तार के दौरान कई सारी नीतियों को लागू किया गया। कई सारी नीतियों में उनके द्वारा सहायक संधि, हड़प नीति, वेलेजली की सहायक संधि के माध्यम से कई सारे राज्यों को उनके द्वारा मिलाया गया। हड़प नीति के माध्यम से साम्राज्यों को अपने बलपूर्वक मिलाने की कोशिश की डलहौजी के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं राजा लोग जो इसके कारण अपने राज्यों को खो चुके थे, जो जनता जो इसके कारण अपनी पराधीनता को कहीं ना कहीं प्राप्त कर चुके थे, वे कहीं ना कहीं असंतुष्ट हुए और ये असंतुष्टि कहीं ना कहीं 1857 के विद्रोह में निकली। तो प्रमुख कारण में अंग्रेजों की साम्राज्य विस्तार नीति, इन साम्राज्य विस्तार नीति के कारण हमें 1857 का विद्रोह दिखाई दिया। इसी के बाद आपको यह भी पता है कि इनके द्वारा जो शासन किया जाता था, इस शासन में इनके द्वारा जो आर्थिक नीति अपनाई जाती थी, उस आर्थिक नीतियों के कारण लगातार किसान प्रताड़ित हो रहा था और जब प्रताड़ित होने लगा तो उसके द्वारा क्या किया गया, विद्रोह किया गया। तो आर्थिक नीति के कारण, आर्थिक शोषण के कारण क्या हुआ, 1857 का विद्रोह। इसी दौरान एक और अगर प्रमुख कारण बोले तो अंग्रेजों के द्वारा लगातार भारतीय धर्म में हस्तक्षेप। 1813 के बाद उनको भारत के क्षेत्र में धर्म परिवर्तन करने की आजादी मिल गई। ईसाईकरण पर बल देने की कोशिश की, ईसाई धर्म को बहुत श्रेष्ठ बताने की कोशिश की और भारत में जितने भी धर्म है उनको निचला दिखाने की कोशिश की। तो कहीं ना कहीं जो रूढ़िवादी थे उनमें कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति के प्रति महत्व बढ़ने लगा। जब कहीं ना कहीं महत्व बढ़ने लगा तो ये महत्व को जाहिर करने के लिए उनके द्वारा क्या किया गया, 1857 के विद्रोह में भूमिका निभाई। तो अंग्रेजों की धार्मिक नीति, उन्होंने सती प्रथा को समाप्त किया, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया, धार्मिक अयोग्यता अधिनियम लाया, दास प्रथा की समाप्ति की, शिशुवध हत्या को गैरकानूनी बताया। तो ये सब जो नीतियां थी, इससे कहीं ना कहीं रूढ़िवादी लोग असंतुष्ट हुए और उनके द्वारा क्या किया गया, विद्रोह किया। इसमें उनके द्वारा एक और काम किया गया जिसे बताना बहुत अधिक जरूरी है तत्कालिक परिप्रेक्ष्य में, कि पहली बार भारतीयों को भारतीय क्षेत्र से बाहर जाकर युद्ध करने के लिए कहा गया। मतलब भारत की सीमा को छोड़कर अगर उनको ब्रिटेन की किसी साम्राज्य में यदि युद्ध हो रहा है तो उस क्षेत्र में जाकर युद्ध करना पड़ेगा, उसके लिए भत्ता भी नहीं मिलेगा। और भारतीय धर्म में कहा जाता है अगर कोई व्यक्ति उस सीमा को क्रॉस करता है, पार जाता है, तो उसका धर्म भंग होता है। मतलब ये धार्मिक नीतियां भी कहीं ना कहीं क्या बनी, विद्रोह का कारण बनी। विद्रोह के कारण में अगर हम तात्कालिक रूप से हम देखें तो हमें तात्कालिक रूप से विद्रोह के कई सारे कारण दिखाई देते हैं, जिसमें से एक प्रमुख कारण चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। इसके कारण हिंदू और मुसलमान दोनों की ही भावना को क्या पहुंचा, ठेस पहुंची। और जब ठेस पहुंची तो उनके द्वारा क्या किया गया, विद्रोह किया। ये 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण। ये कारण जब हमें समझ में आएंगे तभी हम बता पाएंगे कि ये विद्रोह क्यों। क्लियर इतनी बात है। कल के लेक्चर में हम शेष विद्रोह के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे कि भैया ये विद्रोह का फैलाव कैसे हुआ, ये विद्रोह के प्रमुख नेता कौन कौन से थे। ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छे लग रहे हो तो आप जरूर वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।